नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का छठा क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 6 के इतिहास को, जो कि कक्षा 6 के इतिहास का यह अंतिम चैप्टर है। इसके बाद हम कक्षा 7 के इतिहास को देखेंगे। तो यहाँ पर जो आज हम देखेंगे अध्याय 11 है आरंभिक नगर, जिससे कि कुल 24 प्रश्न है। तो यहाँ पे जो कथन और कारण से कथन दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कारण बता रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये तो सही है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कारण का कथन से कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि हड़प्पा के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं और इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपका है कि नदियों का सूखना, तो आपने बेसिक तौर पे सुना होगा कि नदियों के सूखने के कारण भी कुछ बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। जंगलों के विनाश के कारण भी कुछ लोग देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। और साथ ही साथ ये था कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से बिखर गई। तो यह तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 आपके सही हैं। अगला है कि हड़प्पा कालीन मुहर यानी कि मुद्रा और मुहर बंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हम आज भी करते हैं, जिसको हम लोग थप्पा कहते हैं कि थप्पा लगा दिया जाता है। दूसरा है कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहर बंदी कहलाता था। तो ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसको हम अभी एक्सप्लेन देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला है ए वाला सही है, केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है। अब दूसरा वाला किस प्रकार से गलत है उसको बेसिक तौर पे देखते हैं। तो बेसिक तौर पे थैलों को बंद करने के बाद मुहर जो उनके मुहाने थे उन पर गीली मिट्टी को पोत कर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को ही मुहर बंदी कहा जाता था। तो यहाँ पे है कि जो मुहर की छाप लगाई जाती थी, ठीक है, उसे ही मुहर बंदी कहा जाता था। मुहर बंदी या मुद्रांकन भी इसे कहा जाता था। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और अगर वह छाप टूटी हुई रहती थी तो यह लगता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि यह गुजरात के माही नगर के माही नदी के किनारे बसा हुआ है। यही स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने पता है कि लोथल जो था वह बेसिक तौर पे साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी किनारे, तो पहला सही है। दूसरा आपका है कि यह एक बंदरगाह था, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यह भी सही है। और चौथा कह रहा है कि यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, तो ये भी आपका सही है। तो ए वाला ही आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है माही नदी, जबकि वह साबरमती नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सभी ने पढ़ा पता है कि हड़प्पा का लोथल नगर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला है कि हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त हैं, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था, और वह नगर कौन सा था। तो आप पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा बेसिक तौर पे जो था 3 भागों में विभक्त था। तो यहाँ पे जानते हैं कि धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों जो थे 2 भागों में विभक्त हैं, वही धौलावीरा जो था 3 भागों में विभक्त था। इसमें एक हिस्से में चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बेसिक तौर पे मैदान खुला, यहाँ पर एक खुला मैदान हुआ करता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अवशेष पत्रों को भी पाया गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा में लेख जैसे मुहर जैसे छोटी वस्तुओं भी बेसिक तौर पर हमें देखने को मिला था, लेकिन धौलावीरा में हमें बड़ी चीज़ें देखने को मिलता है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है उसका नाम क्या है। तो आपने पता है कि धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के कच्छ इलाके में बेसिक तौर पे हमें यह देखने को मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं।
तो यहाँ पे दिया है क्या है कि हड़प्पा संस्कृति बस्तियाँ और किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी ने पता है कि हड़प्पा जो था वह रावी नदी के किनारे स्थित था, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है कालीबंगा, कालीबंगा जो था घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। और लोथल जो था वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो यह भी आपका सही है। तो ये आपका ऑटोमेटिक अपने आप में सही मैचअप है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही है कि ये लोग बेसिक तौर पे नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोग जो थे वह गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, तो ये भी आपका सही है, कई जगहों से इसके साक्ष्य मिले। तीसरा है कि खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि आपका कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त किया जाता था, तो ये आपका गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी। इस कारण से सिंचाई के लिए जो बेसिक तौर पे था कि वह वर्षा परंपरागत स्रोत नहीं थी, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या था कि वर्षा कम होता था और यहाँ पर बेसिक तौर पे क्या था कि सिंचाई के लिए पानी का संचय करना पड़ता था और उससे फसलों की सिंचाई होती थी। क्यों अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे वर्षा कम होती थी, जिसके कारण ये लोग क्या करते थे कि जल का संचय करते थे और उससे अपने फसलों को सींचते थे। अब यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसके मैचअप को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों का आयात करते थे। तो यहाँ पे आयातित वस्तुएं हैं और यहाँ पे स्थान है कि कौन सी वस्तुओं का कहाँ से आयात करते थे। तो बात करते हैं तांबे का। तो आपने पता है कि तांबे में राजस्थान का खिचड़ी आज भी फेमस है, तो तांबे का बेसिक तौर पर आयात कहाँ से किया जाता था, राजस्थान से। दूसरा है आपका टिन का। तो अगर टिन की बात करें तो इसका बेसिक तौर पर आयात जो किया जाता था वह अफगानिस्तान से किया जाता था। और तीसरा है सोना। तो सोने की बात करें तो आज भी कर्नाटक में बड़े बड़े सोने के हमें खान देखने को मिलते हैं, तो ये आपका सोना का आयात कहाँ से होता था, कर्नाटक से। और बहुमूल्य अगर पत्थरों की बात की जाए तो बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था गुजरात से, तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे फेयंस की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि इस काल में फेयंस से बने मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, तो ये भी आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक तौर पे पत्थर और शंख जो थे वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेंस की अगर बात करें तो फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी और उसके बाद वस्तुओं के ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे, तो इन्हें हम क्या कहते थे, फेंस कहते थे। जिसमें अगर आपसे पूछे कि फेंस में क्या था तो बालू प्लस पत्थरों का चूर्ण था, ठीक है, पत्थरों का चूर्ण था, इससे बेसिक तौर पे गोंद को मिलाकर इससे फेंस बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः कौन सा रंग का प्रयोग होता था। तो बेसिक तौर पे हड़प्पा में जो थे वो बर्तन बनाए जाते थे तो उनमें बेसिक तौर पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो कौन था। तो आपने सभी ने पता है कि सबसे पहला जो नगर खोजा गया था हड़प्पा नगर खोजा गया था, इसलिए उसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति का भी नाम देते हैं। और हड़प्पा स्थल की जो बेसिक तौर पे आपका खोज की अगर बात की जाए तो इस शहर के निर्माण के बारे में हमें पता चला है कि यह शहर लगभग 4700 वर्ष पहले का था, ठीक है। तो बेसिक तौर पे सबसे पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसे हम लोग बेसिक तौर पे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। तो आपने पता है कि सूती कपड़े के अवशेष जो मिले हैं हमें वह मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में
ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो हड़प्पा नगर के शिल्प के संदर्भ में तो पहला कह रहा है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि यहाँ पे सोने और चांदी से बर्तन और गहने बनाए जाते थे। दूसरा कह रहा है आपका कि तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। यह गलत है, क्यों गलत है इसको हम आगे देखेंगे। और अगला कह रहा है आपका कि मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आपका सही है कि बेसिक तौर पे जो मुहर बनते थे उनके लिए हम लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1 और 3 सही है। अब यहाँ पर जो गलत है उसके बारे में बेसिक तौर पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो यहाँ पे केवल लिख के मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि औजार, हथियार और गहने भी बेसिक तौर पे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे केवल लिख दिया है, इसका मतलब कि केवल औजार और हथियार, तो यह गलत है क्योंकि इससे गहने भी बनाए जाते थे। इस प्रकार से बेसिक तौर पर आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत था और अब इस प्रकार से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह आपका प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि बाटों को बनाने के लिए समांतर चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह गलत है, क्यों गलत है आगे हम देखेंगे। और दूसरा कह रहा है कि मनकों के निर्माण के लिए कॉर्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल 2 सही है। अब यहाँ पे पहला जो गलत है, क्यों गलत है, तो हम बेसिक तौर पर जानते हैं कि हड़प्पा नगर के लोग बाट बनाने के लिए समांतर जो था वह चट्टानी पत्थर का, बेसिक तौर चूना पत्थर का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो था ये लोग बेसिक तौर पे चूना पत्थर का नहीं, चर्ट पत्थर का उपयोग किए थे। ठीक है, चर्ट पत्थर का उपयोग किए थे, न कि चूना पत्थर का। इस प्रकार से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला जो है आपका कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में ही रहते थे, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार किया जाता था। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि तीनों के तीनों सही हैं हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ कहा कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इसकी साफ सफाई किया जा सके। तो यही गलत है, क्योंकि यह नाले खुले नहीं थे, यह क्या था, नाले बंद थे और बड़े थे। तो इस प्रकार से ये वाला आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला सही है, क्योंकि आप दिया है कि नाले खुले रहते थे, जबकि सही ऑप्शन है आपका कि नाले क्या होते थे, बंद रहते थे। अगला जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सिंध प्रांत से भी हमें प्राप्त होते हैं, गुजरात से भी प्राप्त होते हैं, राजस्थान से भी प्राप्त होते हैं, हरियाणा से भी प्राप्त होते हैं और पंजाब से भी प्राप्त होते हैं। तो इन 5 नगरों से, मतलब जो नगर दिए गए हैं वहाँ से हमें बेसिक तौर पे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि जितने भी आपके राज्यों के नाम दिए गए हैं देशों में, उन सभी जगहों से हमें हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि जो अग्निकुंड मिले हमें कालीबंगा और लोथल में ही देखने को मिले थे। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, तो ये भी आपका सही। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा
महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, तो ये भी आपका सही है। चौथा जो कह रहा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है बेसिक तौर में आपको बताते हैं कि बेसिक तौर पे इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उस उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर क्या करते थे, स्नान करते थे। तो इसके लिए कोई सिंधु नगर से नहर नहीं बनाई गई थी, क्योंकि मैंने बताया कि इस स्नानागार को भरने के लिए क्या बनाया गया था, कुएँ बनाए गए थे। ठीक है, कुएँ बनाए गए थे और इन कुएँ से बेसिक तौर पर इसमें पानी भरा जाता था, जिसमें कि कुछ विशिष्ट लोग क्या करते थे, नहाते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। एक किलाबंदी जिसमें कि राजा लोग रहते थे और आम नागरिक उससे नीचे रहते थे, 2 भागों में बेसिक तौर पर हमें बटा हुआ मिलता था। दूसरा कह रहा है कि समांतर पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले हिस्से में रहता था, तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पे इसमें बेसिक तौर पे राजा और प्रशासक वर्ग रहता था, और जो पूर्वी भाग था वह बड़ा था लेकिन नीचे तक इसमें आम जनता रहती थी। तीसरा कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है आपका कि इसके दोनों हिस्सों पर 4 दीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि यह सही नहीं है। तो बेसिक तौर पे आपको मैं बताऊं कि दीवारों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार की इनमें क्या की जाती थी, चुनाई की जाती थी। तो वह कच्ची ईंटों के नहीं थे, ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की पक्की ईंटों के साथ चुनाई की जाती थी, जिसके कारण दीवार क्या हो, मजबूत हो। तो इस प्रकार से आपका जो है स्टेटमेंट चौथा गलत है। अगर ये पक्के मतलब कच्ची ईंटें रहती तो आज हमें ये ईंटें प्राप्त नहीं होती। तो आपने पता है कि आज भी हमें खुदाई पर, ठीक है, ईंटें मिलते हैं, तो वहाँ पर कच्ची ईंटें नहीं थी, क्या थी, पक्की ईंटें थी और एक विशेष प्रकार से चुनाई की जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो सभी ने पढ़ता है कि हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के इतिहास का 11वां अध्याय था। अब हम आएंगे 12वें अध्याय पर, और जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, जिससे कि कुल 13 प्रश्न है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस अध्याय से जो पहला प्रश्न हुआ है कि वेदों की संख्या में 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप सभी ने पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, और इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वह है आपका ऋग्वेद। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए ऋग्वेद। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानी जाती है, और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को सूचित किए गए हैं। इनमें 3 देवताओं का बहुताया मात्रा में प्रयोग किया गया है। एक है आपके अग्नि, दूसरे हैं आपके इंद्र, और तीसरे हैं आपके सोम। अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता, और सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। अगली अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कहा गया है कौन सा कथन इसके बारे में सही है, उस कूट को चुनिए। तो पहला कह रहा है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कि यहाँ पे पुरुषों के द्वारा की गई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है, क्योंकि पुरुषों के द्वारा यहाँ पर रचना नहीं की गई थी। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लेन में। दूसरा कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है आपका कि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि सी वाला ऑप्शन सही है कि 2 और 3 सही हैं और पहला गलत है। गलत क्यों है इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि वैदिक प्रथाओं की जो आपकी प्रार्थनाओं की रचना थी वह ऋषियों द्वारा की गई थी, और बेसिक तौर पे आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अवसरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ को कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे।
कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः जो आपका है कथन वो आपका पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल पुरुषों नहीं कुछ महिलाओं द्वारा भी किया गया था। ठीक है, रचना। और ऋग्वेद की भाषा जो है प्राग संस्कृत या वैदिक कहलाती है। संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि वो जो संस्कृत थी थोड़ी कठिन थी। आज की जो संस्कृत है थोड़ा आसान है। ऋग्वेद का उच्चारण और सस्वर किया जाता था और न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि मतलब कि बेसिक तौर पे तो इस प्रकार से आपका जो कहा गया है कि पहला वाला स्टेटमेंट कि ऋग्वेद की सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, जबकि हमें प्रमाणों से मिलता है कि इसमें कुछ रचनाएं महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। अगला आपका है कि ऋग्वेद के में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पूछा है किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो सबसे जो कम उल्लेख हुआ है वह गंगा का हुआ है और यमुना का हुआ है। अन्यथा सरस्वती का, सिंधु का और व्यास का सबसे अधिक उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम हुआ है। अगला जो है आपका कि मैच करने के लिए, तो इसको हम देखते हैं बेसिक तौर पे। तो यहाँ पे भाषा दिया गया है और भाषा का परिवार दिया गया है। तो संस्कृत भाषा का दिया गया है, तो संस्कृत भाषा किस परिवार का है, तो आप सभी ने पता है संस्कृत भाषा जो है भारोपी यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरा दिया है आपका कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाएं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाएं, तो आज ये भी आपने पता है पूर्वोत्तर क्षेत्र तिब्बत और वर्मा से सटा हुआ है, तो ये जो है तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाएं। अगला है मलयालम, तो दक्षिण में द्रविड़ लोग रहते थे और दक्षिण में बेसिक तौर पे मलयालम बोला जाता था, तो जो मलयालम है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। और मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में की जो भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है, तो ये आपका डी है। तो इस प्रकार से आपका ये सही मैच होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कह रहा है कि पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए कि केवल एक आपका सही है। अब यहाँ पे जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले के आम सभा जो समिति कहलाती थी उसे अपने राजा को चुनने का बेसिक तौर पर अधिकार हुआ करता था। तो इस प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, तो यहाँ पे एक पूर्व दिया गया है। तो यहाँ पे ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में पुरु यानी कि जन या विष भी मिलता है, इसका भी उल्लेख किया गया है। भरत यानी कि जन या विष, इसका भी अर्थ होता है ये भी मिलता है। यदु, यदु का भी मतलब होता है जन या विष, तो इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि यह तीनों के तीनों जो आपके नाम दिए गए हैं वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे, तो आप सभी ने पता है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु के नाम से जानते थे। अब दस्यु क्या है बेसिक तौर पे, तो यहाँ पे होता है कि दस्यु का मतलब क्या होता है दास, तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। ठीक है, और बाद के समय में दास यानी कि शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया, और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे करवाना पड़ता था, अगर उन्हें करना पड़ता था। तो इस प्रकार से आर्य लोग दस्यु को दास का मतलब कि अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो यहाँ पर आपका ये व्याख्या गलत है, क्योंकि इसके बारे में हम एक्सप्लेन देखेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि बाद के समय में दास यानी कि स्त्री लिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अब पहला किस प्रकार से गलत है, तो बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि कब्र बनाने के लिए बड़े मतलब यहाँ पर बेसिक तौर पे हम जानते हैं
कि बेसिक तौर पे आर्य लोग अपने बिरादियों को दस्यु और दास कहते थे, और दस्यु लोग वो थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो ये बेसिक तौर पे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ करते थे और वह बेसिक तौर पे आर्यों की ही भाषा बोलते थे, लेकिन बस उनके क्या थे, विरोधी थे। दस्यु का मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि आर्य लोग दस्यु किसे कहते थे, जो उनके विरोधी थे, बाकी सारे वो काम करते थे, ठीक है। तो वो लोग दस्यु कहते थे। बाद में इसका नाम क्या हो गया, दास या गुलाम हो गया। तो पहले का दस्यु, ठीक है, और आज के दास में काफी अंतर है, क्योंकि बस पहले विरोध, आज जिसको हम लोग दुश्मन कहते हैं उसे वो लोग किसे क्या कहते थे, दस्यु कहते थे, जिसका मतलब था बेसिक तौर पे विरोधी। और आज उसी दस्यु का मतलब क्या हो गया, दास। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाती है। तो यहाँ पे आपका कि कोड दिया हुआ है और सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है कि यह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाती है। और दूसरा कह रहा है कि अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये भी हमें देखने को मिलता है। और तीसरा कह रहा है कि पत्थरों के चौतरे, तो हमें पत्थरों के बेसिक तौर पे चौतरे बेसिक तौर पे महापाषाणिक कब्रों को नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1 और 2 जो है वह महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि कभी कभी गोलाकार सजा हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से एक आपका चबूतरा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला है कि सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि उन्हें जो खास प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को के साथ दफनाया जाता था उसे काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता था। आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब बेसिक तौर पे जानते हैं कि इन कब्रों में समानता, जैसे मैंने बताया कि काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ मृतकों को दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता थी जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलते हैं। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान और तथा पत्थरों के सोने गहनों की भी परंपराएं इनकी मतलब थी कि इनके साथ दफनाया जाए। उनकी मान्यता थी कि यह अगले जन्म लेंगे और उनमें इन सारी चीज़ों की नीड्स होगी। तो पुनर्जीवन का बेसिक तौर पे कॉन्सेप्ट उस समय था। अगला जो क्वेश्चन है कि महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, इसके बारे में कहा गया है। तो पहला कह रहा है कि महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल देखने को मिले हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, तो ये भी हमें सही है। और चौथा कह रहा है कि कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो यही आपका गलत है। क्यों गलत है, बेसिक तौर पे हम जानते हैं। तो बेसिक तौर पे कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बनाया जाता था जिसे कि एक बड़ा सुरंग हुआ करता था, उसे ठीक है पोस्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ होल, ठीक है, पोस्ट होल कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ठीक है जो आपका चौथा वाला स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि डेथ होल नहीं पोस्ट होल कहा जाता था और एक बड़ा सुरंग हुआ करता था। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि इमाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 पूर्व लोग रहते थे। इमाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इमाम गांव की अगर बात की जाए तो यह एक घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर परंपरागत रूप से कब्रों से अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटा कर दफनाया जाता था तथा उनका शरीर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें खाना खाया जाए, वो लोग शायद खाना खाते थे, उनको भी उन बर्तनों के साथ ही दफनाया जाता था। तो इमाम गांव जो है एक घोड़ नदी के किनारे स्थित है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन वो है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो सभी ने पता है कि चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। और आप सभी ने पता है कि लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक प्रसिद्ध एक वैद्य हुआ करते थे और उन्होंने ही चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं जो आधुनिक शरीर की रचना के लगभग 206 हड्डियों के लगभग काफ़ी आसपास हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत को हड्डियों के साथ जोड़ा था, इसलिए बेसिक तौर पे उन्होंने 360 बताई थी। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपका चिकित्सा से। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के इतिहास रहा। अगला हम लोगों का जो रहेगा कक्षा 7 का इतिहास रहेगा। कक्षा 6 का इतिहास पूर्ण रूप से समाप्त
हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।